हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है कि बहुत दिनों के बाद क्लास जो है स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रयागराज में है वो गर्मी बहुत तगड़ी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी बहुत डाउन हो गई थी, तो इसी कारण घर चला गया था। घर पे कोई सुविधा नहीं थी, तो आज जो है क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो हम संविधान के 21 क्लास जो है कि पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज 22वां क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे हैं भाग 5 केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका में हालांकि 5-6 क्लासें हो चुकी हैं, अभी तक केंद्रीय विधायिका खत्म नहीं हुआ, अभी 1-2-3 क्लास और चलेंगी केंद्रीय विधायिका में। तो केंद्रीय विधायिका में हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, वित्तीय नियंत्रण, ठीक। तो वित्तीय नियंत्रण में हमने क्या पढ़ा था, वित्तीय नियंत्रण जो है ये सरकार की निधियां होती हैं, ठीक, जिसपे संसद का नियंत्रण होता है, ठीक। ये सरकार की ये निधियां होती हैं जिसपे संसद का नियंत्रण होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक संचित निधि, एक लोकलेखा निधि, एक आकस्मिक निधि, ठीक। संचित निधि अनुच्छेद 266 में बताया था, लोकलेखा निधि भी 266 में बताया था, और आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 में बताया था। संचित निधि 2 प्रकार की होती हैं, ठीक, एक भारित व्यय, एक अन्य व्यय। ठीक, भारित व्यय में क्या होता है कि सभी जितने संवैधानिक पद पे जितने भी बैठे लोग हैं उन लोगों का वेतन भत्ते पेंशन सब दिया जाता है, ठीक है। और अन्य व्यय में अन्य व्यय से हमारा बजट बनता है। तो आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा संसदीय नियंत्रण के उपाय, ठीक। राम नाम ही सत्य है। तो आज की पहली हेडिंग है संसदीय नियंत्रण के उपाय। देखिए इसके 4 उपाय हैं, इसके 4 उपाय हैं। पहला, बजट पारित करना, बजट पारित करना। दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा है लोक लेखा समिति, एक चौथा है कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक। तो संसदीय नियंत्रण के उपाय में हम पहला जो है बजट पारित, दूसरा का प्राक्कलन समिति, तीसरा लोक लेखा समिति, चौथा जो है कैग है, ठीक। तो इसमें हम बजट पारित करना पहला पढ़ेंगे, ठीक, बजट पारित करना। तो पहली हेडिंग है बजट पारित करना, ठीक। बजट पारित करना 21 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट पारित करना बताया गया, ठीक है। देखिए इसमें कुछ शब्दावलियां जो हैं कि हम लिखेंगे नहीं, उसको आप प्रयास करिएगा कि हम जो बोलेंगे उसको आप कॉपी पे राइट ऑन करिएगा, ठीक। देखिए बजट के 2 भाग होते हैं। जिसे हमने संचित निधि बताया ना, संचित निधि से ही बजट बनता है, ठीक है। जैसे एक है भारित व्यय, एक है भारित व्यय, एक है अन्य व्यय, अन्य व्यय। अगर इस दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, ठीक है। बजट पारित करना, विनियोग विधेयक। देखिए इसमें हम 5-7 पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम बजट पारित मतलब इसको हम 5-7 पॉइंट में पूरा पढ़ेंगे, ठीक। देखिए पहला पॉइंट, देखिए भारत में जो बजट है ना, भारत में जो बजट है वो भारत के उसमें गवर्नर जनरल था केनिंग, ठीक है। केनिंग के समय जेम्स विल्सन ने, केनिंग के समय भारत में पहला बजट जो है
कैनिंग के समय जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था, 1816, ठीक 60, ठीक। तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। भारत में पहला बजट कैनिंग के काल में जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया, ठीक, 1860 में प्रस्तुत किया। इसी में लिखिएगा आकवर्थ समिति, आकवर्थ समिति, आकवर्थ समिति, आकवर्थ समिति के सिफारिश पे 1924 में, यानी आकवर्थ समिति के आधार पे 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक, अलग कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। बाद में क्या हुआ कि 2017 में मोदी सरकार ने फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। सवाल ये पूछता है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? आकवर्थ समिति के सिफारिश पे। कब किया गया था? 1924। रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया था? 2017 में। कौन, किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार थी, ठीक। दूसरा पॉइंट समझिए इसमें, देखिए भारत की संविधान में ना बजट शब्द है ही नहीं, बजट शब्द है ही नहीं। शब्दावली क्या है? आय व्यय वार्षिक प्रणाली, आय व्यय की वार्षिक प्रणाली, ठीक। बात समझ में आई आप लोगों को? बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में है ही नहीं। इसमें प्रयोग किसका किया गया है? आय व्यय। लेकिन अच्छा ठीक है, वार्षिक प्रणाली नहीं होगा, यहाँ पे वार्षिक विवरण होगा, वार्षिक विवरण होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट समझेंगे, बजट के दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? हमने बताया था, एक भारित व्यय और एक अन्य व्यय, ठीक। देखिए अन्य व्यय है ना, ये अन्य व्यय क्या है? इसी को कहते हैं अनुदान की मांग, अनुदान की मांग। देखिए जब हम बताए थे बजट के दो रूप, एक बताया था कि भारित व्यय, एक बताया था भारित व्यय, एक दूसरा बताया था अन्य व्यय। तो भारित व्यय में लिख लीजिएगा संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, और अन्य व्यय में लिख दीजिएगा कि अनुदान की मांगों के रूप में, अनुदान की मांगों के रूप में, ठीक है। अन्य व्यय में यहाँ नीचे लिख लीजिएगा जब बताया था, ठीक। तो बात को समझिए, अनुदान की मांग मतलब डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, डिमांड्स ऑफ ग्रांट। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो संसद में बैठी है, जो कार्यपालिका, वो कार्यपालिका के जो मंत्री है ना, वो मंत्री क्या करते हैं कि जो बहुत सारे मंत्रालय है, तो मंत्रालय क्या करते हैं कि संसद से खर्च करने के लिए जो पैसे की मांग करते हैं ना, उसी को अनुदान की मांग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब मंत्रालय संसद से अपने मंत्रालय के लिए, मतलब जैसे रोड, मतलब जैसे परिवहन विभाग है, खाद्य विभाग है, कृषि है, रेल है, तो सब ये लोग क्या करते हैं, जो भी मंत्री होते हैं वो मंत्री जाते हैं संसद से अपना पैसा मांगते हैं कि नहीं हमको इतना पैसा दीजिए, हमको अपने विभाग में खर्च करना है। उसी को अनुदान की मांग कहते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसी को अनुदान की मांग कहते हैं। अच्छा, इसमें
कितने विषयों पे मांग होती है, कितने विषयों पे मांग होती है? 109 विषय हैं, याद रखिएगा। यानी टोटल 109 विषय हैं कि जिसपे 109 विषयों पे अनुदान की मांग की जाती है। ठीक, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक, 109 विषयों की 109। चौथा पॉइंट समझते हैं। देखिए, अनुदान की मांग ना वो राष्ट्रपति की पहले अनुमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक, वित्त मंत्री जो है, राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त मंत्री जो है इसे लोकसभा की पटल पे रखेगा। ठीक है, वित्त मंत्री जो है, ध्यान से सुनिएगा, शब्दावली सुनिएगा। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्री जो है लोकसभा की पटल पे रखता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? बजट प्रस्तुत करना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बजट प्रस्तुत करना। यानी राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो सर्वप्रथम चाहिए कि नहीं, हम बजट पेश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की अनुमति होगी। फिर वित्त मंत्री क्या है कि सभी मंत्रालय की मांगों को रखेगा। ठीक, सभी मंत्रालय की मांगों को रखेगा कि नहीं, ये मंत्रालय इतना पैसा मांग रहा है, ये मंत्रालय इतना पैसा मांग रहा है, तो वित्त मंत्री जो है उन लोकसभा की पटल पर रखता है। याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा की पटल पर रखता है। ठीक, तो इस तरह क्या होती है। ठीक, अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए, अगला पॉइंट देखिए, तो सभी अनुदान की मांग पे मतलब जो अनुदान की मांग होती है, तो एक एक अनुदान की मांगों पे लोकसभा में चर्चा होती है। उस पर चर्चा होने के बाद उस पर मतदान होती है, फिर उसको पारित कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ना। ठीक है, क्या है कि सभी लोगों का, यानी 109 मतलब बताया ना कि 109 विषयों के नए विषय पर अनुदान की मांग होती है, तो एक एक विषय पे अलग अलग चर्चाएं होती हैं। चर्चा होने के बाद क्या होता है कि उस पर मतदान होता है, मतदान करने के बाद उसको पारित कर लिया जाता है। ठीक, पारित कर लिया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि नेक्स्ट देखिए, तो सभी अनुदानों को जोड़ लिया जाता है, सभी अनुदानों को जोड़ लिया जाता है, सभी अनुदानों को जोड़ लिया जाता है। ठीक, सभी अनुदानों को जोड़ लिया जाता है। अब उसके साथ देखिए, तो अनुदान की कुल मांग, अनुदान की कुल मांग प्लस एक भारित व्यय बराबर क्या होगा? इसी को कहते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, यानी इसका मतलब कि यही विनियोग विधेयक जो है कि लोकसभा में वित्त मंत्री पास करवा देगा। उसी वित्त मंत्री के अधीन ये जो है कि अनुदान की मांग को रखेगा, प्लस भारित व्यय, इसी को जोड़कर क्या बनता है कि सब इसी को जोड़कर बजट बनता है। तो विनियोग विधेयक लोकसभा की पटल पे रखा जाएगा। ठीक, इसी को जोड़कर विनियोग विधेयक बनता है। ठीक है, लोकसभा की पटल पर रखा जाएगा। इसको भी धन विधेयक की तरह लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको प्रमाणित कर देगा। तो यह विनियोग विधेयक ही जो है कि बजट बनता है। ठीक, यही विनियोग विधेयक क्या है? बजट बनता है। हमने बजट बताया था कि अनुदान की कुल मांग यानी भारित व्यय, अनुदान की कुल मांग की मतलब अन्य व्यय। ठीक, तो इस प्रकार क्या है कि जब बजट पारित हो जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस प्रकार जब बजट पारित हो जाएगा, यानी विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा, तो जो मंत्रालय है ना, अब जितना उनको वित्त मंत्री ने जितना पैसा उनके लिए अनुदान की मांग के रूप में मांगा है, जितना मिला है, अब संचित निधि से लोग क्या करने लगेंगे? अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। अब संचित निधि कहाँ से निकालेंगे? अन्य व्यय से। ठीक, और लोगों को, संवैधानिक अधिकारियों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि के भारित व्यय से दिया जाएगा। ठीक, तो संचित निधि से मंत्रालय जो है अपना पैसा निकालकर खर्च करना शुरू कर देगी। ठीक है, अच्छा, होता क्या है जब संसद में जब चर्चाएं चलती हैं कि नहीं ये मंत्रालय, जब वित्त मंत्री बताता है कि हमको कपड़ा मंत्रालय ने हमसे 1 लाख करोड़ की मांग किया है, हमसे 80,000 करोड़ की मांग किया है, 70,000 करोड़ की मांग किया है, तो उसमें जो विपक्ष होता है, जो संसद में और लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि कपड़ा मंत्रालय जो है कि 1 लाख करोड़ मांगा है, इतना पैसा क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो उसमें 3 तरह की विरोधें होती हैं। ठीक,
कटौती करने के लिए बात करते हैं कि नहीं इतना पैसा मत दीजिए, 1 लाख करोड़ मांग रहे हैं तो उनको 70,000 करोड़ दे दीजिएगा, 70,000 करोड़ मांग रहे हैं तो कभी कभी कहते हैं इनको 50,000 करोड़ दे दीजिए। ठीक, तो उसको कहते हैं कटौती। तो देखिए कटौती 3 प्रकार की होती हैं, तो लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, वो लोग क्या लाते हैं? कटौती प्रस्ताव। कटौती ये 3 प्रकार का होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होता है? कोई विशेष नीति का विरोध होता है इसमें। ठीक, कोई विशेष नीति का विरोध। दूसरा है अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है? इसको मितव्ययता कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। मितव्ययता, इसको मितव्ययता कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक, यानी इसमें कहता है कि मितव्ययता की बात करता है। मितव्ययता का मतलब कि कम खर्च करने की बात करता है। ठीक है, एक होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, ठीक, सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि कोई विशेष शिकायत से, इसमें शिकायत करते हैं। सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि कोई विशेष शिकायत होती है ना, कोई विशेष, इसमें शिकायत दर्ज कराते हैं, कोई विशेष शिकायत दर्ज कराते हैं। देखिए कटौती प्रस्ताव आता क्यों है? ठीक है, देखिए संसद में कोई भी मंत्रालय लगता है कि अनुदान की मांग में ज्यादा पैसा मांग लिया है। ठीक, अनुदान की मांग को लगता है कि इसकी अनुदान की मांग जो है वो ज्यादा है, तो क्या करता है कि विरोध करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक होती है नीतिगत कटौती, एक होती है अर्थगत कटौती, एक होती है सांकेतिक। नीतिगत कटौती में क्या होता है कि किसी भी अनुदान की मांग को लेकर भारी विरोध कहा जाता है। इसमें ये समझिए कि ये भारी विरोध होता है, इसमें भारी विरोध होता है। ठीक, भारी विरोध होता है इसका एकदम। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे क्या है कि मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ जो है, 1 लाख करोड़ जो है कृषि मंत्रालय ने मांगा, तो मितव्ययता कहेगा कि 1 लाख नहीं, आप 90,000 करोड़ खर्च करिए, तो इसमें थोड़ी सी मितव्ययता लाता है। ठीक है, 90,000 करोड़ की कहता है कि 90,000 करोड़ खर्च करिए, 1 लाख करोड़ है, इसमें कुछ मितव्ययता लाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत शिकायत करता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये ज्यादा कुछ खास नहीं है सांकेतिक कटौती। 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि अगर देश में जो है कि बजट अगर पारित ना हो, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए, अगर बजट पारित ना हो तो उसके विकल्प क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई देश में स्थिति ऐसी आ गई, बजट पारित नहीं हो पाया गया, बिना बजट का किसी भी मंत्रालय को पैसा नहीं, यानी अनुदान की मांग मिलेगा ही नहीं। ठीक, चाहे जितना मांग कर लें पैसा मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए विकल्प क्या है संसद के पास। ठीक, तो अगली हेडिंग है बजट के विकल्प। अगर समय से इसका प्रयोग कब करते हैं बताइए, बजट का विकल्प, यानी बजट समय से पारित ना होता है तो क्या करते हैं संसद, क्या करती है, तो संसद के पास 3 प्रकार से पैसा निकालने का टेक्निक है। ठीक, एक है लेखा अनुदान, ठीक, दूसरा है अनुपूरक या अत्यधिक, ठीक है, अनुपूरक या अत्यधिक अनुदान। तीसरा है प्रत्यानुदान, ठीक। लेखा अनुदान का मतलब ये अनुदान कब लिया जाता है, लेखा अनुदान जब बजट समय से पारित न हो,
जब बजट समय से पारित किसी योजना में निर्धारित पैसे से अधिक खर्च होना। देखिए, अनुपूरक या अत्यधिक अनुदान की मांग कब की जाती है? मान लीजिए कि हम जो है कि एक पुल बना रहे हैं, ठीक। हम जो है कि एक पुल बना रहे हैं, पुल को 20 रुपए में तय किए कि नहीं, हम पुल को 20 रुपए में बनाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि अब जो लग रहा है कि पुल जो है कि 20 रुपए में नहीं बन पाएगा, उसके लिए 25 रुपए में बनेगा, तो 5 रुपए का मांग जो करेंगे ना, उसी को अनुपूरक या अत्यधिक अनुदान की मांग कहते हैं। यानी जो कि कोई भी योजना है उसमें निर्धारित पैसा किया गया है, उससे अधिक खर्च हो रहा है। तो हमने बताया कि 20 रुपए में जो पुल बनाने की बात कही गई है, अगर वो 25 रुपए में बन रहा है तो 5 रुपए जो एडवांस लग रहा है वही जो है अनुपूरक या अत्यधिक है, ठीक है। अच्छा, प्रत्यानुदान की बात कब होती है? जब देश में अपवादिक स्थिति उत्पन्न हो, अपवादिक स्थिति में, ठीक, अपवादिक स्थिति में। चलिए इसको हेडिंग के माध्यम से समझते हैं। पहली हेडिंग है लेखा अनुदान, ठीक, ये हो गया आप लोग का। लेखा अनुदान सब समझते हैं। देखिए जब देश में ऐसी स्थिति आ गई हो और बजट पारित करने की स्थिति नहीं है, तो संसद क्या है कि सरकार चलाने के लिए कुछ राशि जो दे देता है वही क्या है, लेखा अनुदान है, ठीक है। संसद जो है कि कुछ धन दे देता है, वही संसद, मतलब संसद की आज्ञा से जो धन स्वीकृत होती है वही लेखा अनुदान है। तो एक होता है लेखानुदान को तदर्थ बजट भी कहते हैं इसको। लेखानुदान को तदर्थ बजट भी कहते हैं, ठीक है। लेखानुदान को जो बजट मिलता है ना, लेखानुदान के रूप में जो बजट मिलता है उसी को तदर्थ बजट भी कहते हैं। तो देखिए, तदर्थ लेखानुदान और तदर्थ बजट में थोड़ा बहुत अंतर है। ये क्या होता है कि संसद जो होती है 1 से 2 महीने खर्च चलाने के लिए सरकार को दे देती है, बिना कुछ पूछे जांचे, ठीक। इसमें सरकार जो है कितना पैसा जो है कि कलेक्ट कर रही है, कितना पैसा कलेक्ट कर रही है इसमें, और कितना खर्च कर रही है, ठीक। ये संसद को जवाब नहीं देना होता है। कहने का मतलब ये है कि लेखानुदान को ही तदर्थ बजट कहा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, ठीक है। जो बजट लेखानुदान में मिलता है उसी को लेखानुदान या तदर्थ बजट कहते हैं। इसमें फर्क क्या है कि लेखानुदान को पैसा सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ही सरकार को मिलता है, कि 1-2 महीने के लिए, यानी आप जो है क्या पैसा इतना ले लीजिए, 1-2 महीना अपना सरकार किसी तरह चलेगी जब तक बजट न पारित हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि सरकार कितना पैसा कलेक्ट कर रही है और कितना खर्च कर रही है, ये संसद को नहीं बताएगी, और संसद इसके लिए बाध्य भी नहीं है कि नहीं हम जानेंगे, ठीक। मतलब सरकार बाध्य नहीं है कि हम बताएंगे। और तदर्थ बजट में क्या होता है कि ये 3 से 4 महीने दे देती है खर्च करने के लिए, ऐसी स्थिति आ गई हो, ठीक। लेकिन इसमें प्राप्ति और व्यय का जानकारी होती है, जानकारी देनी पड़ती है, ठीक। इसमें क्या है कि प्राप्ति और व्यय की जानकारी नहीं देनी थी, मतलब कितना इकट्ठा किए, कितना हम खर्च किए। इसमें क्या है कि प्राप्ति और व्यय की जानकारी देनी होती है। तो ये है लेखा अनुदान, ठीक है, लेखा अनुदान। एक अगला है जो अनुपूरक या अत्यधिक। देखिए, अनुपूरक या अत्यधिक में क्या है, नेक्स्ट लिखिए। देखिए, उसको हमने बताया कि किसी भी योजना को, अरे तो पहले बता ही चुका हूँ, ठीक है, उसको छोड़िए। निर्धारित योजना से जो भी पैसा अधिक खर्च हो रहा है उसके लिए। तीसरा समझिए, प्रत्यानुदान। देखिए, प्रत्यानुदान क्या है कि बजट बनाते समय संसद ने ऐसी चर्चा पे बात नहीं किया जो आने वाली स्थितियों में गंभीरता लाए। जिसे कहने का मतलब यह है कि बजट बन गया, बजट बनने के बाद कोरोना की स्थिति आ गई, पूरा देश हाहाकार एकदम मच गया है, चारों तरफ पूरा लॉकडाउन लग गया है, सब अपने अपने घर में बंद हैं, अर्थव्यवस्था जो है कि डगडोल हो गई है।
तो क्या बजट बनाते समय इसका ध्यान रखा गया कि नहीं आगे आने वाला कोरोना है, उस कोरोना को निपटने के लिए सरकार को हम कितना पैसा दें ना दें, समझ में आ रहा है? सरकार सभी मंत्रालय जो है अपने हिसाब से और अत्यधिक पैसा ले लें, तो संसद इस चीज़ का जिक्र नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये अपवादिक स्थिति होती है न, ठीक। अपवादिक स्थिति का मतलब जैसे समझ लें कि ये एक तरह से प्रकृति इमरजेंसी है ये। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बजट बनाते समय उसका ध्यान नहीं रखा गया और सरकार जो है कहेगी कि हमको बजट में इतना ही पैसा मिला था और देश में स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारा जो बजट मिला उससे बाहर की स्थिति चली गई है, हम कैसे लोगों को संभालें, क्या करें। तो संसद जो है प्रत्यानुदान के तहत सरकार को एक मुफ्त धनराशि देता है, ठीक है। मुफ्त धनराशि, इसको सरकार का कोरा चेक कहते हैं। कोरा चेक कहता है कि चाहे जितना पैसा निकालना हो निकाल लीजिए, लेकिन देश की स्थिति को संभालिए। संसद क्या है कि एक चेक दे देता है, कोरा मतलब सादा चेक दे देता है, कहता है सरकार को लीजिए जितना पैसा भरना हो भरिए। अब इसमें से कितना खर्च हुआ नहीं हुआ वो जवाबदेही नहीं है सरकार, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि प्रत्यानुदान क्या है। तो ये था आप लोगों का बजट पारित करना, ठीक। बजट पारित करना। अब दूसरा का पढ़ेंगे प्राक्कलन समिति, ठीक। प्राक्कलन समिति। तीसरा क्या था? लोकलेखा समिति। चौथा था प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। ये अस्थाई समिति होती है। ये क्या होती है? अस्थाई समिति होती है। ये सदस्य कहाँ के होते हैं? सभी लोकसभा के होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी जो लोकसभा का सदस्य होगा उसी में से प्राक्कलन समिति में जाएंगे, ठीक। इसके अध्यक्ष को कौन बनाता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष वही चुनता है, वही। यानी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष वही होगा जिसको लोकसभा का अध्यक्ष चुना हो, ठीक। लोकसभा का अध्यक्ष जिसको नियुक्त करेगा वही अध्यक्ष बनेगा, ठीक। यानी लोकसभा का अध्यक्ष वही चुनता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष ही चुनता है, ठीक। यहाँ पर इसे लिख लिया, ठीक। पहली बात, सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। ये अस्थाई समिति होती है, ठीक। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है, ठीक। 1 वर्ष के पहले इनको हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये अस्थाई समिति होती है। 1 वर्ष के बाद इनका विघटन होता है, यानी हर साल इसका गठन होता है, ठीक। लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। 30 को 30 लोकसभा के सदस्य रहेंगे, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। इसका कार्य क्या होता है? इसका मितव्ययता संबंधी सुझाव देना, इसलिए इसको मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, ठीक। तो ये था प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। बस कार्यकाल 1 वर्ष, कार्य जो होता है मितव्ययता संबंधी सुझाव देना होता है। अगली हेडिंग पढ़ेंगे लोकलेखा समिति, ठीक। लोकलेखा समिति। पहला पॉइंट इसमें है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा सबसे पुरानी समितियों में से एक है, ठीक है। ये लोकलेखा समिति, इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट। इसको क्या कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट
कमेटी यानी पीएसी, ठीक, पीएसी, इसको पीएसी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या सदस्य कितने होते हैं इसमें, सदस्य कितने होते हैं, टोटल होते हैं 22 सदस्य। 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, इनका भी कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है, यानी मतलब ये अस्थाई समिति ये भी है, अस्थाई समिति, अस्थाई समिति ये भी है, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका, देखिए एक चीज कार्य से पहले, ये समिति जो है ना जब कोई निर्णय लेती है, निर्णय लेते समय लोकसभा के सदस्य ही वोट करते हैं इसमें, यानी कौन, 15 सदस्य वोट करते हैं, लोकसभा के सदस्य ही वोट करते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है कि देखते ये हैं कि कोई भी मंत्रालय हो, कार्य में लिख लीजिएगा, कोई भी मंत्रालय हो वो विनियोग विधेयक या बजट के अनुसार पैसा निकाला है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि समिति का कार्य है कि मान लीजिए कि हमने बताया था कि विनियोग विधेयक कोई बजट कहा जाता है, यानी जो बजट के अनुसार जिस मंत्रालय को पैसा मिला है वो संचित निधि से उतना ही पैसा, यानी कहाँ से पैसा निकालेगा, संचित निधि से पैसा, यानी बजट के अनुसार ही निकाला है या नथा नहीं, ठीक, ये चेक करता है। ये अगर कोई ज्यादा पैसा ले लेता है संचित निधि से तो ये समिति क्या है कि लोक लेखा समिति जो है तुरंत जाकर संसद को बताएगी, संसद जो है तुरंत उस मंत्रालय पे एक्शन लेगा, ठीक। तो इस समिति का सहयोग कौन करता है, कैग करता है, ठीक। इस समिति का सहयोग कौन करता है, कैग करता है। कैग कैसे करता है, कैग है ना, कैग सर्वप्रथम ये चेक करेगी कि यानी कोई कैग चेक करेगी कि कोई बजट के अनुसार पैसा निकाला है कि नहीं निकाला है। तो कैग जो रिपोर्ट देगी उसी रिपोर्ट को लोक लेखा समिति यानी जांच करती है। कहने का मतलब यह है कि संचित निधि से मंत्रालय ने पैसा निकाला, इसका सर्वप्रथम रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, कैग तैयार करेगा। इस रिपोर्ट को कौन पढ़ेगा, लोक लेखा समिति पढ़ेगी, ठीक, लोक लेखा समिति पढ़ेगी। समिति ये कहाँ ले जाएगी, संसद के पास लेके जाएगी, ठीक। तो लोक लेखा समिति का सहयोग कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ये था लोक लेखा समिति। और अब नेक्स्ट है ठीक, तो ये रिपोर्ट जो है लोक लेखा समिति जो कैग रिपोर्ट देगा लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करके संसद को रिपोर्ट देगा, तो संसद इस रिपोर्ट को जांच करता है। अगला है AG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी अनुच्छेद 148 में कैग का हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। महालेखा परीक्षक, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे नियुक्ति। देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है।
ठीक, पता अवधि क्या होती है इसकी? ये 6 वर्ष के लिए बनाया जाता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष तक, यानी उसकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो, यानी 65 वर्ष तक ये रिटायरमेंट हो जाती है इसकी, यानी टोटल 6 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभियोग। देखिए आप लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, महाभियोग शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में नहीं है, ठीक, और केवल और केवल महाभियोग जो है राष्ट्रपति के खिलाफ आता है। ये महाभियोग जो है अमेरिका के शब्दावली से लिया गया है, वो केवल केवल राष्ट्रपति के, बाकी सबको हटाए जाने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसको हटाए जाने की प्रक्रिया कहेंगे, लेकिन लोग महाभियोग लिख देते हैं। इसको हटाया कैसे जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जजों को हटाया जाता है। यानी महाभियोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2 कारण होते हैं, एक साबित कदाचार, साबित कदाचार के कारण, एक असमर्थता के कारण, एक असमर्थता के कारण, ठीक है। हटाते कैसे हैं इसको? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, ठीक है। अब इसका कार्य देखिए, कार्य में देखिए, ये केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य और लिमिटेड कंपनियों की अकाउंट, ये क्या करती है? अकाउंट परीक्षा करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लिमिटेड कंपनियां का जो भी इन लोगों का अकाउंट है ना, जो भी लेखा है, उनका ये परीक्षा करती है, ठीक। एक चीज इतना जान लीजिएगा, ये अपने नाम के अनुसार होती है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी को परीक्षा तो करती है लेकिन किसी पर नियंत्रण नहीं करती है, ठीक। ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? कहेगा अपनी रिपोर्ट किसको देता है? देखिए, रिपोर्ट किसको जाता है? राष्ट्रपति को, ठीक, राष्ट्रपति को जाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा कि ये संसद की पटल पे रखेगा, संसद की पटल पे रखेगा, ठीक है, संसद की पटल पे रखेगा। अब संसद की पटल पर से लेगा कौन? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट फिर किसको देगा? संसद को देगा, संसद को देगा। ध्यान से समझिएगा कि कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसकी जांच करने के बाद वो संसद की पटल पे भिजवा देता है, तो संसद की पटल पे जाने के बाद तुरंत लोक लेखा समिति इसको तुरंत एडॉप्ट कर लेगा। तो लोक लेखा समिति जो है कैग की, मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा संसद की पटल पे भेजा गया है, उसको क्या करता है कि ये जांचता है, देखता है कि कैग ने रिपोर्ट सही बनाया है कि नहीं बनाया। अब उसकी ये क्या करता है कि उसकी जांच को, रिपोर्ट अपना मतलब ये देख लेगा, रिपोर्ट देने के बाद ये संसद को भेजेगा, तो संसद लोकलेखा समिति की रिपोर्ट को देखती है। उसके बाद जो कार्रवाई करना होता है करते हैं, अगर रिपोर्ट सही है तो ठीक है ना। तो ऐसे कैग जो है कि अपना रिपोर्ट पेश करती है। इसीलिए लोकलेखा समिति को ना जनता का वफादार कहा जाता है, इसको जनता का वफादार, ठीक, जनता का वफादार इसको कहा जाता है। संसद की तीसरी आंख कहा जाता है, संसद की तीसरी आंख कहा जाता है, ठीक, संसद की तीसरी आंख कहा जाता है, ठीक है। और लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? अरे क्या इसको कै को क्या कहा जाता है? ये तो संसद के प्रति है ना, ये जनता के प्रति है, संसद का तीसरी आंख, जनता का वफादार। लेकिन कै को क्या कहा जाता है? ये लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है, मार्गदर्शक, दार्शनिक, इसको जो भी बोलना है, ठीक। किसका? लोक लेखा समिति का, ठीक।
लोक लेखा समिति जनता का वफादार है, संसद का वफादार है, संसद की तीसरी आंख है। लेकिन कैग क्या है? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, यानी लोक लेखा समिति को क्या करता है? मार्ग देता है कि नहीं, हमने रिपोर्ट ये दिया है, आप इसको देखिए। दार्शनिक कहानी, लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति कुछ नहीं करती है, उसका काम है केवल और केवल कैग की रिपोर्ट को जांच करना। ठीक, कैग की रिपोर्ट का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है उनकी रिपोर्ट को जांच करना लोक लेखा समिति, क्योंकि ये गलत भी बना सकता है, लेकिन यहाँ आकर ये लोग सही करते हैं, क्योंकि संचित निधि का पैसा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लिमिटेड कंपनियां कहीं कोई अकाउंट में गड़बड़ी, यानी पैसा में, देश के पैसा को गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो इसकी चीज को ये रिपोर्ट करता है, और ये रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट को ये लोक लेखा समिति देखता है। ठीक, इसलिए इसको जनता का वफादार या संसद की तीसरी आंख कहते हैं। इससे तो आप बच जाएंगे, लेकिन इससे आप नहीं बच पाएंगे। ठीक, तो इस तरह जो है कि यह है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था आपका संसदीय नियंत्रण के उपाय। ठीक, धन्यवाद आपका।